अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी? आप लोग के ठीक ठाक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, हमारा ये लेसन नोट जो है 16 है और लेक्चर 31 और 32 जो है हम इसमें कवर करेंगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है आपका चैप्टर का टाइटल है और टॉपिक का भी टाइटल यही है। तो हमने लास्ट जो चैप्टर नंबर 12 जो है डिस्कस किया था लास्ट वीक में, उसमें हमने इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग में इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है कैलकुलेट करना सीखा था। और एट द एंड हमने टर्मिनल कैश आई मीन 3 उसके जो स्टेप थे, अगर आप उसको रिकॉल कर लें, इनिशियल कैश आउटले प्लस में फिर हमने बात की थी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, और थर्ड वन इज द टर्मिनल आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ठीक है, तो अब फिर हमने उस वक्त भी जो है डिसाइड यही किया था कि चलें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो तो हम कैलकुलेट करेंगे, बट थिंग इज दैट कि फाइनल डिसीजन जब हमने लेना है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें सिलेक्शन डिसीजन लेने होंगे। वो सिलेक्शन डिसीजन बेसिकली डिपेंड ऑन अ टेक्निक कि हम पहले प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट करने के बाद उसको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे कि आया हमें इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसी चीज़ को बता रहा है कि अंडरस्टैंड द पे बैक पीरियड मेथड। डिफरेंट 4 टेक्निक्स हैं जिनमें शामिल है पे बैक पीरियड मेथड ऑफ अ प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, इंक्लूड इट्स कैलकुलेशन, acceptance criteria, advantage and disadvantage, focus on a liquidity rather than the profitability। ठीक है, तो एक तो 4 टेक्निक में से पे बैक पीरियड जो है एक सिंपल सी टेक्निक है इसके बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करेंगे और साथ में देखेंगे इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या है, एक्सेप्ट किया भी जा सकता है प्रोजेक्ट को या नहीं। ठीक है, और क्या पॉसिबल इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, और जो लिक्विडिटी रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये फोकस करता है। तो क्या इस चीज़ पे हमारी डिस्कशन होगी। और जो सेकंड पॉइंट है, अंडरस्टैंड द 3 मेजर डिस्काउंट कैश फ्लो, DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इनको नाम दिया जाता है। और इस पे भी हम बात करेंगे, इनकी भी बिल्कुल इसी तरह से इनकी एवेल्युएशन और इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR शामिल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो शामिल है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बेसिकली ये 3 मेथड हैं जिनको आप जो है डिस्काउंटेड जो है कैश फ्लो जो है मेथड का नाम दे रहे हैं। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और साथ में प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक हो गया, और एक्सप्लेन करेंगे कैलकुलेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड एडवांटेज ओवर आ पे बैक पीरियड मेथड फॉर ईच ऑफ 3 मेजर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इन्हीं मेथड्स को जो है सिंपल बात करूं तो इन्हीं मेथड की कैलकुलेशन, उनका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस चीज़ पे हमारी बात होगी इस लेसन नोट्स में। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 13 अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, बुक से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं चैप्टर 13 में जाके कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। ठीक है, तो चलें जी हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। इन दिस सेक्शन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वी evaluate 4 alternative method of project evaluation and selection used in a capital budgeting। चलें जी, पे बैक पीरियड पहली टेक्निक है, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ सिंपल adaptive method of for the assessing the worth of the project. The remaining method are the more complicated discount कैश फ्लो, जिसको हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो। देखें सिंपल, जैसे मैंने बात की है कि जो पहला मेथड है हमारा पे बैक पीरियड इज अ वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, और प्रोजेक्ट की वर्थ को एवेलुएट करने के लिए बाकी जो 2-3 मेथड हैं ये ज़रा कॉम्प्लिकेशन है, इनमें प्रॉपर जो है थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्काउंट पीरियड के साथ इसको जो है हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट इनका जो आंसर है वो सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर सिंपलिसिटी वी अज्यूम throughout that expected cash flow are realized at the end of each year. In addition, we carry out our assumption from the last lecture note that the acceptance of any investment proposal would be not change to the total business risk complexion of the firm. The assumption allow us
to use a single required rate of return in judging whether or not to accept the project under the various discounted method. अब मसला ये है कि हम हर ये 3 मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा हमने ये क्या रखना है कि एक ही डिस्काउंटेड जो रेट है उसको अप्लाई करना है तीनों पे। ऐसा नहीं है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए अलग डिस्काउंटेड मेथड आप चूज़ कर लें, ठीक है, और IRR के लिए अलग यूज़ कर लें और इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अलग यूज़ कर लें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें एक ही मेथड जो है, एक ही डिस्काउंट पीरियड जो है तीनों में यूज़ करना होगा, तो उससे फिर जो है एक्यूरेसी हमारी आ सकती है। ठीक हो गया जी। चलें जी, हम बात कर लेते हैं जल्दी से ज़रा पे बैक पीरियड की। Payback period of an investment project tell us the number of the year required to recover our initial cash investment based on the project expected cash flow. देखिए मसला ये है कि पे बैक पीरियड है क्या, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टेल अस द नंबर ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड टू रिकवर द आवर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ये आपके पास जो पे बैक पीरियड, नाम से ही थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, पे बैक पीरियड, ठीक है। नॉर्मल सिर्फ इस चीज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जिसमें हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेंगे। मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख लगाया है, ठीक है, वो 1 लाख टोटल आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है, 6 साल का प्रोजेक्ट है या इससे ज़्यादा का है, लेकिन वो 1 लाख आप कितनी जल्दी रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज़ को बताता है। सपोज दैट वी विश टू डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर द न्यू फिश फ्लैगिंग फैसिलिटी डिस्कस इन द लास्ट लेसन नोट्स। बहरहाल एक न्यू हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो डिटरमिन एट द टाइम दैट फॉर द इनिशियल कैश आउटफ्लो 100,000 and the partial fish farm expected to generate the net cash flow of the 32 और उसके बाद जो है 39 और फिर 32 4 years तक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, ठीक है। रिकॉर्डिंग द कैश फ्लो इन आवर कॉलम। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखें आपके पास इनिशियल कैश आउटले जो है वो क्या है, 1 लाख है, ठीक है, और 34,000 जो है ये पहले साल मिलेगा, उसके बाद 39 है, फिर 39 है और 4th ईयर में 32 है, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेशन एक ऑलरेडी गिवन है जो कि शो कर रही है किस चीज़ को, आपके फ्यूचर के कैश फ्लो को, ठीक है। तो इसका आपने क्या करना है, पे बैक पीरियड के लिए जस्ट इसका कम्युलेटिव इनफ्लो चेक कर लेना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे होती है ना, वैसे ही कम्युलेटिव इनफ्लो ले लेना है। पहले साल का तो चले कुछ भी नहीं होगा, पहले साल आपको 34,000 मिलता है तो वो आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद दूसरे साल में आपको 39 मिल रहा है, अब तक आपका कितना रिकवर हो गया, 34 और 39 कितना हो गया जी, 73, ठीक है। 39 एंड 34 प्लस करते हैं तो 73,962, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है 39,359, ये अगर हम प्लस करते हैं 73 में तो 1130 आ जाता है, ठीक है। 1130,321 1,13,321, और अगर 32,000 भी जमा करते हैं तो टोटल 1,45,000। अच्छा, बताते यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वाज़े नज़र आ रहा है कि 1 लाख लगा के 1,45,000, इसमें इनका जो 45,540 है ये प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, पे बैक पीरियड के लिए फिर हम बनाते हैं इक्वेशन। वो किस तरह से बनाते हैं, वो हम ये कह देते हैं कि ऐसा साल जिसके बाद हमारा पे बैक पीरियड जो है कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन है जस्ट लाइक, अब यहाँ पे देखें ना, आपके पास 34,000 पहले साल, दूसरे साल में आपने 39 जमा किया, 34,000 में 73,000 आ गया। अब तीसरा जमा किया 1,17,000, 1,13,000, ये तो 1 लाख से ऊपर चला गया ना। इट्स मीन के 2 और 3 के दरमियान हमारा क्या है, ये कौन सा है, सेकंड और थर्ड, 2 और 3 साल के दरमियान जो है हमारा पे बैक पीरियड कंप्लीट हो रहा है। 3 साल से कम है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब 2 का तो आपको कंफर्म हो गया, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 जो है हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए, ठीक है, इसको हम ए लिख देते हैं, प्लस अब जो डिफरेंस है उसको b माइनस सी डिवाइडेड बाई डी कर देते हैं। अब देखें जितने का डिफरेंस है, ए 2 का तो पता चल गया, लेकिन b माइनस सी कैसे, कि देखो अब आपके पास 1 लाख है
उसमें से आप ये 73,000 माइनस कर दो, पता चल जाएगा ना गैप का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दो जो कि आपको तीसरे साल में पेमेंट मिलनी है 39, ठीक है। तो इस वजह से ये इक्वेशन देखो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2.66। वो कैसे आ जाता है, डी आपके पास क्या आ गया 1,00,000, सी आपके पास क्या आ गया आपका 73,000, ठीक है, 73,962। अब इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो किस पे 39, इसी में से पैसे आने हैं ना, वो कितने आने हैं जो भी है 0.66 आ जाता है, तो ए आपके पास उसमें आंसर में ऐड होता है 2 प्लस 2+0.66 इसमें 2.66, ठीक है। एक ये यहाँ पे इसका सारा मेथड लिखा हुआ है, इस चीज़ को जो है आप रीड कर सकते हैं, अगर कोई मसला होता है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया है फिलहाल ये कॉम्युलेटिव है, स्टेप 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी को जो है ये स्टेप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ तक समझ आ गई, तो नेक्स्ट में जो है हम इसके स्टेप और इसके जो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया है उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस क्लिप।